नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम हर रोज़ इस चैनल पे नई नई आपके लिए जानकारी, नई नई वीडियो, लेक्चर वीडियो, पैडागोजी, सीटेट, यूपीटेट, टीचर से संबंधी सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ। स्पेशल मैथ, आप जिस भी स्टेट से हैं, जो भी स्टेट से हैं, आप वहाँ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप सीटेट के लिए स्पेशल यहाँ पे क्लास चलती है इस चैनल पे, स्कूल टीचर एकेडमी चैनल पे। तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारी मोटिवेशनल लाइक से और शेयर से होती है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, जेटेट एंड ऑल स्टेट टेट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होंगे। जिसने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए हैं कि 7634993536 पे नंबर पे आपको व्हाट्सएप करने। जिन लोगों ने व्हाट्सएप कर दिए हैं, मैसेज कर दिए हैं, उनको नोट्स मिल जाएंगी। हो सकता है मैं नहीं भी दे पाया हूँ तो आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं। मैं भूल भी जाता हूँ कभी कभी, तो दिक्कत होती है। वीडियो तैयार करनी पड़ती है, उसको एडिट करनी पड़ती है, अपलोड, बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में अलग सी लैंग्वेज की इशू रहती है, अलग अलग लैंग्वेज आती है, तो दिक्कत थोड़ी होती है। मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जो आपके समझ सके और आपके सारे एग्ज़ामों में हेल्पफुल हो सके। ये प्योर बेस्ड एनसीईआरटी पर बेस्ड है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि आपके जो मेरे नोट्स हैं, ये 100% सफलता की गारंटी का वादा करता है। क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स बहुत सारी किताबों को निचोड़ बनाया। ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसे बैठा और किसी के को कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी नोट्स, किताबों के नोट्स जो होते हैं निचोड़ है, इसीलिए बेहतर है नोट्स, आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का सेशन रहेगा सीटेट 2020 ईवीएस की, पर्यावरण के जो आपके 15 नंबर पूछे जाते हैं। 15 नंबर पैडागोजी से पूछे जाते हैं, ठीक है, और 15 नंबर आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक से मैंने लेक्चर वीडियो करा दिए हैं, और जिसने भी मेरे लेक्चर वीडियो देखे हैं और जिसने भी मेरे नोट्स पढ़े हैं, उन लोगों के लिए ये जो आज का सेशन है आपको 100% ईजी रहेगा। क्योंकि ट्रिक के साथ मैंने ट्रिक भी बता दी है, ट्रिक्स बता दिया है कि आपको कैसे पैडागोजी सॉल्व करनी है। ट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। और नोट्स आप बस एक दो बार पढ़ लिए, बहुत काफ़ी है इनके लिए। 15 नंबर पैडागोजी में आपका एक भी 15 में से 15 करेंगे आप, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने आपको जो ट्रिक्स बता दी हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ईवीएस में तो आपके मार्क्स छूटने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी नोट्स हैं और पैडागोजी है, ट्रिक है, बहुत सारी इसमें चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आप जिसने नहीं देखे हैं, जिसने नए हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। तो आने वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। मैथ के लिए मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, ऑल सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2/3 भाग पर कौन सा मंडल है? ऑप्शन ए स्थल मंडल, ऑप्शन बी जल मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जल मंडल। तो आप अपना आंसर लगाइए। क्या आंसर है, जल्दी कीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के 2/3, यहाँ पे 2/3 की भाग में कौन सा मंडल है? 2/3 भाग। स्थल मंडल, स्थल मंडल तो 29% है, ठीक है। जल मंडल ये 71% है, ठीक है। वायुमंडल, ये वायुमंडल के बाद है ये जैव मंडल। जैव मंडल और स्थल मंडल दोनों में एक, ये तीनों एक ही जैसे हैं, जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, सॉरी जल मंडल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थल मंडल कौन है? 2/3। सबसे बड़ा कौन है? तो जल मंडल है, इसका राइट आंसर होगा जल मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ बात आती है असत्य की। जहाँ पर बात असत्य की आती है तो वहाँ 3 क्वेश्चन सही होते हैं। आपको याद रखना है, 3 क्वेश्चन सही होते हैं और 1 क्वेश्चन ही गलत होते हैं, 1 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो यहाँ पे छांटना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे ये नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। आप चलो, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, दिक्कत कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। केचुए पेशियों एवं
शुक की मदद से रेंगता है। 2, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। नंबर 3, मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। नंबर 4, पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटा होता है। आपके ऑप्शन ए है इनमें से 1, 2, 3, 4 क्या सभी सही हैं? ऑप्शन बी 1, 2, 3 क्या ये तीनों सही हैं? ऑप्शन सी केवल 2 या ऑप्शन डी केवल 4। तो अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन असत्य है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब ये भी सही, कुछ केचुए पेशियों एवं शुक की मदद से रेंगते हैं। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये भी सही है। मेढक तैरता भी और फुदकता भी, ये भी सही है। तो गलत कौन है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होती है। नहीं, 24 घंटे नहीं होती है। सिर्फ पौधे प्रकाश संश्लेषण सिर्फ सूर्य की मदद से होती है, क्योंकि रात में तो सूर्य होती नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सूर्य में होगी ही नहीं, रात में होती ही नहीं थी। मतलब ये चौथा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे नेगेटिव इस हिसाब से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही जमने का कारण क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी विषाणु। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दही जमने में जीवाणु का कारण दही जमते हैं। ठीक है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी जॉर्ज मिस्टल। तो अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पहली बार मच्छर के पेट में ताक झांकिया, मच्छर के बारे में जांच किया, सिद्ध किया मलेरिया मच्छर से होती है, सिद्ध किया? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांकिया, मच्छर के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप कॉपी और पेन ले लें, नोट डाउन भी करते चले, आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल होते चले जाएंगे। इनका जो राइट आंसर है तो रोनाल्ड रॉस से पहला। दूसरा इन्होंने बताया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होती है? मलेरिया फैलती है। ये उत्तराखंड के ज़िले में आके रहे थे। डॉक्टर बने। इनके पिता चाहते थे कि ये डॉक्टर ना बने, इंजीनियर बने, पर इन्होंने डॉक्टर ज़बरदस्ती बन गए। फिर उनके बाद इन्होंने भारत में, जब ये इंग्लैंड से भारत आए तो भारत में उस वक्त बहुत बड़ी महामारी चल रही थी, और इनको रोकने के लिए इन्होंने कई साल प्रयास किए। इन्होंने सिद्ध किया कि मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। कौन से मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। उस समय कोई दवाई नहीं थी, तो दवाई का नाम बता देते हैं। कुनैन की पत्तियों से दवाई इलाज होती थी, और सिनकोना पेड़ की छाल से। तो चलिए आगे देखते हैं। भोजन पचने का सही क्रम है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सर्वांगीकरण, बहिष्करण। ऑप्शन बी पाचन, अवशोषण, सर्वांगीकरण, बहिष्करण, अंतर्ग्रहण। ऑप्शन सी अवशोषण, पाचन, बहिष्करण, सर्वांगीण, अंतर्ग्रहण। ऑप्शन डी अंतर्ग्रहण, पाचन, सर्वांगीण, अवशोषण, बहिष्करण। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर है, देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। भोजन पचने का सही क्रम है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। अंतर्ग्रहण, सबसे पहले हम किसी चीज़ को अंदर करते हैं, उसके बाद पाचन, धीरे धीरे ये पचना चालू हो जाता है। यह कहाँ से पचता है? हम अपने दांत से भी
कोई भी भोजन, सवाल आपका सीटेट में पूछा जाता है, कोई भी भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है? वो भोजन अपने मुंह से ही पचना शुरू होती है, वो मुंह से उसे चबाने को। अन्वेषण वो अंदर जाते हैं, सर्वांगीकरण वो शरीर के सभी सभी शरीर के जो जहाँ पे उनके आंत है वहाँ पर वो फिर दोबारा अच्छी तरीके से क्लियर पचते हैं। उसके बाद बहिष्करण, जो पचा नहीं पाते हमारे से, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सर्वांगीकरण, बहिष्करण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? ऑप्शन ए ताकि वह चिकना हो जाए, ऑप्शन बी ताकि वह खुशबू दे, ऑप्शन सी ताकि कीड़े ना आए, ऑप्शन डी क्योंकि गांव में गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी के फर्श को गोबर से लीपा जाता है। जो हमारे गांव देहात में मिट्टी के फर्श होते हैं, मतलब मिट्टी वाली ज़मीन, उसको गोबर से क्यों लीपा जाता है, यही सवाल पूछा गया था। ताकि वह चिकना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ताकि वो खुशबू दे? गोबर खुशबू नहीं दे सकती। ताकि उसमें कीड़े ना लगें। हाँ, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि गाँव में गोबर बहुत ज़्यादा, गाँव में बहुत ज़्यादा गोबर, तो और भी सारे विकल्प हो सकते हैं, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोबर में कीड़े, सॉरी मिट्टी में कीड़े ना लगें। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया था, मैंने आपको नोट्स से दिया था, नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने नोट्स अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो नोट्स में इजी से मैंने ऊपर जो भी क्वेश्चन बताएं रोनाल्डोस के बारे में और ये नोट्स के बारे में, आप लेक्चर वीडियो ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर लें। इसमें आपके सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं पहले को बता के रखा हूँ। गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? ऑप्शन ए ताकि वह घास भूसा सुरख सके, ऑप्शन बी ताकि वह घास फूस चबा सके, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें दोनों में से कोई नहीं। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। इसका राइट आंसर है, देख लेते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? ताकि वह घास भूसा सुरख सके। अगर नीचे वाली दांत आगे वाले दांत अगर छोटे नहीं होंगे तो वो कोई भी चीज़ सुरख ना सके, अंदर नहीं ले जा पाएंगे, दिक्कत होगी उनको। ताकि वह घास फूस चबा सके, वो ऊपर जबड़ा से वो चबाते हैं। ए और बी नहीं, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख की चांगम्पा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? ऑप्शन ए गहन निर्वाह, ऑप्शन बी कर्तन और दहन, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी चलवासी पशुचरण। अपना राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख की जनजाति चांगम्पा। कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया चांगम्पा जाति के बारे में, चांगम्पा जाति के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको लेक्चर वीडियो में बता दिया, और पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। तो क्योंकि चांगम्पा जाति जो बहुत बार पूछी जाती है, वो किस प्रकार की कृषि करती है? चलवासी पशुचरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, ऑप्शन बी एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से, उपयुक्त डी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी करें। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन फिर से। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होते हैं? सार्वजनिक वाहन से, हाँ ये सही है। कैसे? चलिए अभी इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब सार्वजनिक वाहन होते हैं उनमें से एक वाहन में बहुत सारे व्यक्ति सवार होते हैं। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति अलग अलग तरीके से वाहन इस्तेमाल करते हैं, अगर दो व्यक्ति के लिए एक मोटर बाइक, फिर दो व्यक्ति के लिए एक मोटर बाइक, तो बहुत उसमें बहुत सारे ईंधन जलेंगे। ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है और आम जनजीवन के लिए भी खतरा है। तो सार्वजनिक वाहन क्या होती है?
एक वाहन पे बहुत सारे लोग सवार होते हैं, उनमें से जो भी ईंधन निकल जलती है तो वो उसके मुकाबले कम जलती है। एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से इस्तेमाल होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म और सीएनजी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, मैंने दोनों का आपको पढ़ा रखा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। एलपीजी सीएनजी के प्रयोग से, हाँ ये भी सही है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से 100% सबको पता है कि वायु प्रदूषण बहुत कम होते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी। तो आपको मैं बता दूं, जहां भी आपके एक से ऑप्शन अधिक सही होंगे वो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस वस्तुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठोस वस्तुओं में अंतराण्विक बल अत्यधिक होता है, इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, इनका घनत्व अधिक होता है। उपयुक्त डी। चलिए राइट आंसर लगाइए। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ठोस वस्तुओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो ठोस वस्तुओं के आंतरिक बल अत्यधिक, आंतराण्विक बल अत्यधिक होते हैं, हाँ ये भी सही है। उसके अंदर जो वाली जो शक्ति होती है बहुत अच्छी मजबूत होती हैं, इसीलिए वो ठोस कहलाते हैं। इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस वस्तु का एक निश्चित आकार इसलिए होता है कि वो जो ठोस होती है ना वो पिघलती है, क्योंकि वो तरल पदार्थ के होते उनके वो कभी भी अपने आकार बदल सकते हैं। ठोस वस्तुएं अपना आकार हमेशा नहीं बदल सकती। और आयतन जो उनका घिराव है वो वही उतना ही होगा। इनका घनत्व अधिक होता है। ठोस वस्तु का मतलब है उनकी जो डेंसिटी, घनत्व जिसे कहते हैं डेंसिटी, बहुत अधिक होती है, तभी तो वो ताकतवर होती है और वो ठोस होती है। तो जहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा, जहाँ पर भी आपके एक से अधिक क्वेश्चन सही हो तो उपयुक्त डी आपका राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी हानि बांधों से होती है? जो बांध होती है, जो डैम होते हैं, उनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं? बांधों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। ऑप्शन बी, बांध से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी, बांध बनाना खर्चीला होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी हानि बांधों से होती है? जो डैम होते हैं, जो हम लोग डैम बनाते हैं, उनमें से हानि क्या क्या होती है? चलिए देख लेते। बांधों से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, हाँ। क्यों, कैसे? क्योंकि जब आप कहीं एक जगह डैम बनाते हो तो उसके एक साइड वाला इलाका जो एरिया होता है वो पर्यावरण का दूषित हो जाता है। तो बाढ़ की पानी या फिर जो ओवरफ्लो पानी आती है उसमें एकत्रित हो जाती है, वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। इन वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाते हैं। पहला, बांध से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। विस्थापन का मतलब होता है आदमी एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ बांध बनाई जाती है, डैम बनाई जाती है, उस जगह से व्यक्ति को विस्थापन कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया, मतलब उस जगह से पूरे गांव को, पूरे समाज को निकाल के फिर दूसरी जगह कहीं पर जाके उसे विस्थापित की कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक उस जगह रहेंगे, बांध के एक साइड रहेंगे, क्योंकि बांध बनाने का मतलब है एक साइड पानी को स्टोर करना और एक साइड पानी को नियंत्रण करना। तो इसी वजह से वहाँ की जितने भी लोग हैं वहाँ पे समाज, गांव, शहर खाली करा दिए जाते हैं, क्योंकि विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन जी, बांध बनाना खर्चीला, जाहिर सी बात है, अरबों रुपये लगती है बांध बनाने में, करोड़ों सेक्शन होता है। तो इसका भी ये भी सही है। इस हिसाब से ये भी सही और ये भी सही। इस हिसाब से ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन ग्रहों का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होती है? कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसका घूर्णन पश्चिम से पूरब से पश्चिम की होती है? ऑप्शन ए बुध शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र अरुण, ऑप्शन डी मंगल बृहस्पति। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से किन ग्रहों का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होती है? ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, आपको कुछ बताता हूँ। टोटल ग्रह 8 हैं, पहले ग्रह 9 थे, जो कि एक ग्रह
6 में समाप्त हो गई जो प्लूटो। ठीक है, तो अब टोटल ग्रह 8 हैं। 8 ग्रह में 6 ऐसे ग्रह हैं जिन पर सूर्य पूरब से निकलती है। सूर्य पूरब से इसलिए निकलती है क्योंकि वे सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। तो ये 6 ग्रह ऐसे जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इसीलिए पूरब में सूर्य निकलता है। ठीक है, 6 ग्रह की संख्या ये होती है। अब बाकी जो 2 ग्रह बचते हैं उनकी जो संख्या होती है वो पूर्व से, जहाँ पे है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसीलिए उन दोनों ग्रहों पे पश्चिम से सूर्य निकलती है। याद रखिएगा, उन दोनों में पश्चिम से सूर्य निकलती है। अब टोटल कंक्लूड में बता दूं आपको। अब एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए, नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट जीके भी हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 8 ग्रह हैं टोटल। 8 ग्रहों में से 6 ग्रहों पे पूरब से सूर्य निकलती है। ठीक है, 2 ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे पश्चिम से सूर्य निकलती है। तो पश्चिम से सूर्य निकलने के लिए उसे घूर्णन गलती उल्टी होती है, पूरब से पश्चिम घूमती है, इसीलिए यहाँ पर यह होती है। वो दोनों ग्रह शुक्र और अरुण, इन दोनों ग्रहों पर पृथ्वी अपने ग्रह जो घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, इसीलिए यहाँ पर पूरब में सूर्य निकलता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया मुझे लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूंगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस चित्रकारी में हाथ से बने कागज पर किसी कहानियों को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन तीसरा है, इस चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन किस चित्रकारी से संबंधित है? ठीक है, चित्र काठी चित्रकारी, वर्ली चित्रकारी, मधुबनी चित्रकारी, कमलकारी चित्रकारी। तो अपना राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर होगा चित्रकाठी चित्रकारी। ये चित्रकाठी कहाँ होती है? इसमें जो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल की जाती है पहला। अब बताते हैं इसमें से क्या क्या इस्तेमाल की जाती है। यह चित्रकारी चित्रकाठी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। ठीक है, चित्रकाठी में हाथों से बने कागज पर चित्रों का वर्णन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कौन सी चित्रकारी कहते हैं? चित्रकाठी चित्रकारी। मधुबनी चित्रकारी बिहार के मधुबनी जिले में ये विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। यह किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, इब्न बतूता। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आता। हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, अल बरूनी कहाँ के निवासी थे? तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। यह किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी नहीं, इनके साथ नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम इसके साथ नहीं। इब्न बतूता इनके साथ में। ये महमूद गजनी के साथ आते, जिसको गजनवी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपने अगर फिर से मैं कहता हूँ, आपने अगर नोट्स पढ़े होंगे तो आपको इजी से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत इनमें से नहीं होगी, क्योंकि नोट्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दी गई है। निम्न में से किसको कुड़ुकू भाषा में जंगल को कहते हैं? निम्न में से किसको कुड़ुकू भाषा में जंगल को कहते हैं? ओरांग, तोड़ांग, वीरांग या इनमें से कोई नहीं? चलिए अपना राइट आंसर है। सबसे इजी क्वेश्चन है। नोट्स आपने एक भी बार पढ़े होंगे, सिर्फ एक बार, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाती है। चलिए अपना आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। निम्न में से किसको कुड़ुकू भाषा में, कौन सी भाषा में? कुड़ुकू भाषा में जंगल कहते हैं, किसको कहते हैं? चलिए फिर से एक बार सोच के बताइए, क्योंकि अपने जितने भी लोगों ने नोट्स पढ़े हैं उनके लिए तो ईजी हो जाती है। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। तोड़ांग भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में? तोड़ांग भाषा में कुड़ुकू भाषा को जंगल कहते हैं।
तोड़ांग भाषा में। तोड़ांग एक जनजाति है, ठीक है। मैंने आपको इस बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया भी है लेक्चर वीडियो, और मैंने जो भी नोट्स वगैरह सब पढ़ा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगला सीटेट। आप जाके सीटेट 2020 में प्लेलिस्ट में आप जाके सब कुछ देख सकते हैं। सीटेट 2020 की प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको ईवीएस मिल जाएंगी, सीडीपी मिल जाएंगी, उसके बाद आपको ईवीएस और सीडीपी मिल जाएंगी, मैथ्स मिल जाएंगी, मतलब हिंदी मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट जो भी आपके सीटेट से पूछे थे सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आपका ये पेपर पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट था तो आपको सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा कल। आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 7634993536 पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, और कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप चिंता ना करें, सीटेट आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलेगा, दिक्कत ना करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।